नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने 10 का दम दिखा दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो समाजवादी पार्टी ये सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उसका रास्ता एकदम आसान है, कहीं कोई फाइट नहीं होगी। दोस्तों, जब से मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो भी उपचुनाव लड़ेंगी, 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगी, तब से दोस्तों समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो उपचुनाव है ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और बीएसपी ने अभी से ही 2027 चुनाव को लेकर पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। और ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है दोस्तों, जिसका समीकरण जो है जातीय समीकरण, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि इस बार बसपा दोस्तों बहुत ज़्यादा कमाल करेगी। दोस्तों, इससे पहले मैं बसपा के बारे में बात करूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस समय हार से बौखलाई हुई है। तब भी भारतीय जनता पार्टी 2027 चुनाव का सपना देख रही है। गुजरात लॉबी ने योगी को लगा दिया है कि आप 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, खासकर अयोध्या आपको जिताना है। तो अयोध्या की जिम्मेदारी एक बार फिर से योगी जी को दे दी गई है कि योगी जी, आपकी ये जिम्मेदारी है, आप इसे जिताइए। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी जीत से उत्साहित है। आपने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और अब समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो 2024 का चुनाव था, संविधान लोकतंत्र के मुद्दे पर लड़ा गया था। संविधान लोकतंत्र के मुद्दे पर दोस्तों। और मायावती जी भी कह रही हैं कि इन लोगों ने जनता को, वोटर्स को दिग्भ्रमित किया, बरगलाया, जबकि ऐसा धरातल पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। संविधान लोकतंत्र को कोई टच नहीं कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने जनता को झूठे वादे दिखाए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अभी से ख्वाब देखना शुरू कर दिया है कि वो 2027 में फिर से सत्ता में आएगी। लेकिन दोस्तों, जब से मायावती जी ने उपचुनाव में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया है, जब से पूर्वाभ्यास शुरू किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनकी जो राह है दोस्तों, इनकी राह में रोड़े आ गए हैं। अब इनकी राह आसान नहीं है। जब उपचुनाव होगा तो आप देखिएगा खुद ब खुद कि ये लोग कहाँ खड़े हैं। तो इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई उभर कर आ रहा है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तो एक बहाना है, 2027 पर बसपा सुप्रीमो का निशाना है। दोस्तों, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। जो बसपा के तमाम कार्यकर्ता, नेता थे, वो लौट लौट कर फिर से बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। और इस समय लखनऊ में दोस्तों गहमा गहमी का माहौल है। लखनऊ जो स्टेट बीएसपी का कार्यालय है वो गुलजार है। वहाँ पर लोग गुलदस्ता लेकर खड़े हैं बहन जी के इंतज़ार में। और एक एक सीट को लेकर दोस्तों 5-5 लोग दावेदार हैं। 10 सीटों पर कहा जा रहा है कि एक एक सीट को लेकर 5-5 लोग अपने बायोडेटा भेज रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग बसपा को भाव नहीं दे रहे थे, आज वो बसपा के दरवाजे पर खड़े होकर मायावती जी से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, बसपा के विरोधी लोग क्या एजेंडा चला रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। बसपा के विरोधी एजेंडा ये चला रहे हैं कि इस बार मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा पहुंचाएंगी। फिर से वही नैरेटिव चलाया जा रहा है, फिर से वही नैरेटिव। तो इस बार आपको सावधान रहना है और तमाम जो बहुजन हैं उन्हें भी सावधान रहना है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, समाजवादी पार्टी का नुकसान किया जाएगा, जबकि रियल बात छुपाई जा रही है। रियल बात यह है कि इस चुनाव में बसपा का ही फ़ायदा होने वाला है। मैंने कहा ना, मैं जातीय समीकरण पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों जो अभी की खबर आई है वो आपको बताना ज़रूरी है।
दोस्तों अभी अभी ऐलान ये हुआ है, बसपा सुप्रीमो उपचुनाव इसलिए भी लड़ना चाहती हैं क्योंकि उन्हें पार्टी का जो जनाधार है, जनाधार वो बढ़ाना है। आप लोगों को ये तो मालूम है कि भाई जो जनाधार है वो घटा है। बहुत सारे दलित भाई इधर उधर चले गए हैं, मुस्लिम भाई भी इधर उधर छिटक कर चले गए हैं, ओबीसी भी जो मायावती जी के साथ थे वो भी चले गए हैं, अपर कास्ट के कुछ लोग भी इधर उधर चले गए हैं। तो जो एक्चुअल वोट बैंक था मायावती जी का, वैसे तो मायावती जी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कभी 34% भी था, लेकिन आज दोस्तों घटकर वो 10% पर आकर टिक गया है। तो इस उपचुनाव में खास तौर से जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर दोस्तों मायावती जी रणनीति बना रही हैं। और टिकटों का जो बंटवारा है उसको लेकर भी दोस्तों एक फार्मूला तैयार किया गया है। वो फार्मूला क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मायावती जी इस समय लोगों को जागरूक कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं दोस्तों। करोड़ों बहुजनों को मायावती जी जागरूक करने का काम कर रही हैं। आप कहेंगे कैसे? जो भी मुद्दे देश में आते हैं, जो भी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, उस पर मायावती जी की प्रतिक्रिया ज़रूर देखने को मिलती है। चाहे बिहार में दलित बच्चियों के साथ अत्याचार का मामला हो, उत्तर प्रदेश में, कलकत्ता में, बांग्लादेश में वक्फ बिल के मामले पर, SC/ST रिजर्वेशन के मामले पर, नजूल भूमि के मामले पर, स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसको लेकर भी सवाल खड़े किए कि ये जो सोच है बदलो, संविधानवादी सोच लाओ, अम्बेडकरवादी सोच पैदा करो, सिर्फ ज़ुबान से मत बोलो कि हम संविधान को मानते हैं। केंद्र सरकार, यूपी सरकार, दोनों को दोस्तों, कल की बात है अभी, निशाना साधा मायावती जी ने और कहा कि जो 80 करोड़ लोग अनाज पे जिंदा हैं, 5 किलो अनाज पे, उनको आत्मनिर्भर बनाओ, हर हाथ को काम दो। तो इस तरह से दोस्तों मायावती जी लोगों को जागरूक कर रही हैं। देखिए, जब नेता एक्टिव होता है तो जनता भी उसके प्रति सम्मान दिखाती है, एक्टिव हो जाती है। और दोस्तों यही इस समय मायावती जी के साथ हो रहा है। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि मायावती जी एक्टिव क्यों नहीं हो रही हैं। दोस्तों अब जो एक्टिविटी है मायावती जी की, उससे हर कोई संतुष्ट है, हर कोई। आप अपने गली मोहल्ले में निकल जाइए, मजाल है कि बहन जी के बारे में कोई कह दे कि बहन जी दबाव में आ गई हैं, बहन जी कुछ नहीं बोल रही हैं, बहन जी डर गई हैं। हालांकि टीवी मीडिया अभी ये डिबेट कर रहा है, टीवी मीडिया माना नहीं है। आपको एक्चुअल देखनी है ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो आप अपने आसपास के लोगों से बात करिए, अपने मोहल्ले में जाके बात करिए कि भाई क्या वाकई बहन जी दबाव में है। तो दोस्तों आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा। और आप हमारा वीडियो देखा करिए, हर खबरें दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती हैं, आपको कहीं अखबार टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि मायावती जी कहती हैं कि हम हैं अभी, हम हैं अभी, हमें कम मत समझना। कई लोगों ने कहा कि मायावती जी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद एक नेता आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के हैं, वो मायावती जी पर तंज कसते हैं, कहते हैं भाई मायावती जी का युग जो है वो ख़त्म हो गया है। और मायावती जी के नक्शे कदम पर चलते हैं तब भी मायावती जी की वो आलोचना करते हैं। वो कहते हैं भाई मायावती जी का युग अब नहीं रहा, अब हमारा युग है। एक चुनाव क्या चंद्रशेखर जी ने जीत लिया दोस्तों, उन्होंने खुद को मायावती जी समझना शुरू कर दिया है। मायावती जी बनना भैया इतना आसान नहीं है दोस्तों। 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला जानते हैं क्या है इस बार? उसमें फॉर्मूला ये है कि जातीय समीकरण क्या रहेगा, जातीय समीकरण, उसके हिसाब से मायावती जी टिकटों का बंटवारा करे थी। पिछली बार दोस्तों टिकटों के बंटवारे में बड़ी जल्दबाजी हुई थी, बड़ी जल्दबाजी हुई थी, बड़ी मारामारी हुई थी, जल्दबाजी हुई थी। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, कई सारे लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को बदलना पड़ गया था, तो बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन वही है भाई, बड़ा महान वही है कि जो अपनी गलतियों से सीख ले। और मायावती जी वो गलती बिल्कुल नहीं दोहराना चाहेंगी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में हुआ दोस्तों। तो इसलिए जातीय समीकरण का खास ख्याल इस उपचुनाव में रखा जा रहा है। तो दोस्तों अगर जातीय समीकरण की बात शुरू ही हो गई है तो आपको जातीय समीकरण हम थोड़ा बता ही देते हैं। करहल एक सीट है दोस्तों, करहल, जहाँ चुनाव है वो हम आपको बता देते हैं। करहल एक सीट है जहाँ पर
ये जो करहल सीट है यादव प्लस शाह के वोटरों का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर जो जातीय समीकरण आप देख रहे हैं कि ओबीसी जो हैं उनका पलड़ा यहाँ भारी है। वहाँ मिल्कीपुर अगर बात करूँ दोस्तों, मिल्कीपुर में यादव मतदाता की संख्या ज़्यादा है। कटहरी में बात करूँ तो कटहरी सुरक्षित सीट है और दलित वोटरों का दोस्तों कटहरी में दबदबा है। और कटहरी का जो उम्मीदवार है वो तो घोषित हो चुका है, आपको ये भी मालूम है। वर्मा जी को मायावती जी ने टिकट दे दिया है और वो चुनाव प्रचार भी कटहरी में कर रहे हैं। अंबेडकर नगर की ये सीट है। कुंदरकी एक सीट है मुरादाबाद की दोस्तों, मुस्लिम बहुल इलाका है, ये दलित मुस्लिम बहुल इलाका है। ये भी आप समझिए कि अगर इस बार मुसलमान मायावती जी के साथ आ गए तो कुंदरकी सीट भी बसपा खाते में जा सकती है। सीसामऊ दोस्तों ये भी वैसे ही है जैसे कुंदरकी है, मुस्लिम बहुल इलाका है। अब मुस्लिम किधर जाएंगे दोस्तों ये देखना पड़ेगा, वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है या कांग्रेस पार्टी या फिर मायावती जी के साथ। हालांकि मुसलमानों में थोड़ी सी जागरूकता हम देख रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद सीट दरअसल जाट और दलित बहुल इलाका है और गाज़ियाबाद में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि गाज़ियाबाद में बसपा ने अच्छा फाइट किया था, अच्छा वोट मिला है। और अगली सीट है फूलपुर दोस्तों, प्रयागराज की फूलपुर सीट है। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की तादाद है, दलित वोटर्स का दबदबा है। मीरापुर की बात करेंगे, मीरापुर में जाट गुर्जर बहुल इलाका है। मीरापुर जाट गुर्जर बहुल इलाका है और आरएलडी का इसे गढ़ माना जाता है। हालांकि दोस्तों आरएलडी ने अपना जो खेल है वो ख़राब कर लिया है, एनडीए के साथ चले गए हैं जन चौधरी, तो यहाँ पर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है इस बार। मझमा सीट है एक, मझमा सीट मिर्ज़ापुर की, दलित वोटर यहाँ पर असरदार भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों ये है जातीय समीकरण। अब जातीय समीकरण के हिसाब से टिकटों का बंटवारा होगा तो जाहिर तौर पर बसपा का उपचुनाव में दबदबा होगा और उपचुनाव में पूर्वाभ्यास कर रही हैं 2027 दोस्तों मायावती जी उपचुनाव में दिलचस्पी इसीलिए ले रही हैं क्योंकि वो उपचुनाव ही नहीं बल्कि उनका निशाना है 2027। तो ये 2027 चुनाव का पूर्वाभ्यास मायावती जी का बहुत ही मजबूती से दमदारी के साथ दोस्तों बसपा उपचुनाव लड़ने जा रही है। और आप देख रहे हैं कि हरियाणा में गठबंधन हुआ है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, कई स्टेट में और चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। हर राज्य में दोस्तों बसपा अपने संगठन को मजबूत कर रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है 10 सीटों पर बसपा कितनी सीटें जीत पाएगी इस बार उपचुनाव में? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।